Hi guys, welcome once again. My name is Karthik and you guys are here on Plus Minus. आज के इस सेशन में हम देखेंगे पीजीटी जून में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए पीजीटी इंग्लिश फीमेल जो कि 9 से 12 बजे यानी कि फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था और 30 तारीख को हुआ था, 30 जून को हुआ था। तो इसमें पूछे गए बहुत ही आसान रीजनिंग के 20 क्वेश्चन और उनको कैसे स्पीडली हमें सॉल्व करना था उन सभी का सॉल्यूशन देखेंगे। तो बहुत आसान पेपर आया था, तो उसी हिसाब से आपको भी अपने माइंड में सेट करके चलना है कि पेपर ईजी ही आएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा। कुछ चीज़ें जो है हमारी उन चीज़ों को ध्यान देना है आप लोगों को और अपने एग्जाम में भी वही परफॉर्मेंस करनी है। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को बता दूं, जो भी हमारे साथी DSSB की तैयारी कर रहे हैं आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, उनके लिए प्लस माइनस लेके आया फ्री टेस्ट सीरीज। 25 दिन आगे आने वाले 25 दिन लगातार 25 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 50 मार्क्स का वो टेस्ट होगा, 5 सेक्शन होंगे, हिंदी इंग्लिश होंगे, 30 मिनट आपको मिलेंगे। पार्ट ए की तैयारी करने के लिए आपको 25 दिन में आपको 25 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, एग्जाम पैटर्न पे मिलेंगे। छोटा टेस्ट होगा, क्विक रिवीजन टेस्ट होगा, ठीक है। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। ये टेस्ट होंगे कहाँ? वेबसाइट पर होंगे plusminusedu.com पर। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। पहला क्वेश्चन ये हमारा स्टेटमेंट और अजम्पशन का है। स्टेटमेंट में बोला गया कि कोविड-19 पैंडेमिक इज रीचिंग अ पीक एंड द इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड इज सफरिंग अ लॉट ऑफ बिकॉज ऑफ इट। एक कोविड-19 का जो महामारी चल रही है वो चरम सीमा पे चल रही है, उसकी वजह से इकोनॉमी पे डिपेंड हो रहा है। तो अजम्पशन क्या लगा सकते हैं हम इससे? अजम्पशन ये जो स्टेटमेंट दे दी गई है इससे अज्यूम क्या करेंगे वो हमें बोला गया है। 2 अजम्पशन दे दी गई है कि इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड कैन नेवर बी अफेक्टेड। भाई बात बोल रही है कि इफेक्ट हो रहा है, तो इसका अज्यूम ये तो नहीं लगाएंगे कि कितना भी बड़ा कोई पैंडेमिक आ जाए उससे इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा भी नहीं। और अगर हम रियल लाइफ से भी जोड़ेंगे तो भाई हमने देख ही रहे हैं, जी रहे हैं, पहले भी सुना है बड़े पैंडेमिक आते हैं तो इकोनॉमी तबाह होती है, खराब होती है। तो ये तो हमारा इंप्लिसिट नहीं करेगा। पहला assumption इंप्लिसिट नहीं करेगा। सेकंड assumption, some pandemics are capable of destroying the world's economics। एब्सोल्युटली करेक्ट। हम देखा सुना और अब महसूस भी कर रहे हैं कि भाई जो कुछ पैंडेमिक होते हैं, कुछ पैंडेमिक जो वाइडली स्प्रेड होते हैं, जो वर्ल्ड वाइड होते हैं, वो दुनिया भर की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होते हैं। तो ये इंप्लिसिट करेगा, ये अज्यूम हम कर सकते हैं। जो पहली बात उसने कही है उससे भी हमें सीधा सीधा जो स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड है और हम इस बात से अज्यूम चीज कर सकते हैं कि डिस्ट्रॉय होगी इकोनॉमी। तो ओनली 1 इज इम्प्लिसिट। क्या होगा? सॉरी, ओनली सेकंड इज इम्प्लिसिट। ओनली 1 नहीं, ओनली सेकंड इज इम्प्लिसिट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म ऑन द सेम बेसिस एट द सेकंड टर्म। तीसरी चीज का जो रिलेशन ढूंढना है, जैसे कि सेकंड टर्म यानी कि जो हमारा आईज है, आंख, हमारा किससे रिलेटेड है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से। तो कई बार ये इस क्वेश्चन की तो बहुत ट्रिक्स आती है कि सर एनालॉजी की क्या ट्रिक्स होती हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करें। सबसे बढ़िया और सबसे आसान ट्रिक क्या है? ऐसे क्वेश्चन में जब हमें नहीं पता कि वो टर्मिनोलॉजी क्या है तो उसका तुरंत आप हिंदी वर्णन देखिए, उसका हिंदी ट्रांसलेशन देखिए, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास फैसिलिटी होती है इंग्लिश और हिंदी में देखने को किसी भी क्वेश्चन को। तो जैसे ही हमने देखा कि आंख नेत्र रोग विशेषज्ञ है, सीधा समझ में आ गया कि भाई ये उसकी बात कर रहा है कि नेत्र रोग विशेषज्ञ है, यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड है? आई से, और उसका मतलब क्या है? नेत्र रोग विशेषज्ञ है। तो कार्डियोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड होगा? कार्डियोलॉजिस्ट तो हमें वैसे भी पता है, और हिंदी जब हमने देखी तो हृदय रोग विशेषज्ञ है, तो ये किससे रिलेटेड होगा? हार्ट से, यानी कि हृदय से रिलेटेड होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ट्रिक ये है, तुरंत अगर नहीं हमें मीनिंग पता है तो हिंदी वर्णन यानी कि हिंदी ट्रांसलेशन उसका देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। अगेन सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है ऑर्निथोलॉजी अगर बर्ड से रिलेटेड है, ऑर्निथोलॉजी अगर बर्ड से रिलेटेड है तो दिए गए ऑप्शन कौन से करेक्ट होंगे? सेम बेसिस पे, सेम रिलेशन पे। तो ऑर्निथोलॉजी बर्ड से रिलेटेड यानी कि पक्षी विज्ञान हमारा पक्षियों से रिलेटेड है। तो अब हमें देखना है कि भाई किससे रिलेटेड क्या होगा। बॉटनी हमारा एनिमल से रिलेटेड होता है? नहीं होता। बॉटनी हमारा किससे रिलेटेड होता है? प्लांट से रिलेटेड होता है। ऑन्कोलॉजी हमारा टीथ से रिलेटेड होता है? नहीं होता। ऑन्कोलॉजी होता है हमारा ट्रीटमेंट, स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर से रिलेटेड होता है। स्टडी किस चीज की? कैंसर ट्रीटमेंट की। एनाटॉमी प्लांट से रिलेटेड होता है? नहीं। ये एनाटॉमी क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म की जो हमारी बॉडी है उसकी स्टडी, स्टडी ऑफ बॉडी, ठीक है। आसान भाषा में बोले तो बॉडी की स्टडी करना, कौन सा पार्ट कहां पे है, कौन सा अंग कहां पे है, तो उससे रिलेटेड होता है। तो ऑन्कोलॉजी टीथ से रिलेटेड है? नहीं है। एनाटॉमी टीथ से प्लांट से रिलेटेड है? नहीं है। तो ये भी गलत हो जाएगा। जैसे हमारा ऑर्निथोलॉजी बर्ड से रिलेटेड था, तो ये 3 ऑप्शन में वो
हमारा रिलेशन नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे पैलेंटोलॉजी फॉसिल से रिलेटेड है। अब हमें दिमाग में आता है कि भाई इसका मीनिंग तो नहीं पढ़ा हमने, हिंदी में देखा जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म, तो एग्जैक्टली हमें समझ में आ गया कि ये हमारी फॉसिल से रिलेटेड स्टडीज है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, और हमारा किससे रिलेटेड है वो फॉसिल से। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ पे लगाते हैं अगर नहीं पता होता, और साथ ही साथ हमारा क्या ट्रिक होती है हमारी, उसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। यहाँ पे हमसे पूछा गया कि भाई 4 ऑप्शन है, ऑड वन आउट पूछा गया है। तो हमने देखा कि हरियाणा गुड़गांव, बिहार पटना, उत्तर प्रदेश लखनऊ, झारखंड रांची। स्टेट कैपिटल, स्टेट कैपिटल, स्टेट कैपिटल, स्टेट सिटी कैपिटल नहीं है क्योंकि हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। अ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्कूल इंक्लूडिंग 6 स्पोर्ट्स। 6 ऐसे एक स्कूल में एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करा गया जिसमें 6 स्पोर्ट्स थे, और हर बच्चे के पास फैसिलिटी थी कि किसी भी तीन किसको चुनना है, खेलों को चुनना है, 3 खेलों को चुनना है। और उनकी जो कंडीशंस थी ना वो हमें दे दी गई है। बोला गया कि अगर एक बच्चा फुटबॉल को सिलेक्ट करता है तो उसे क्रिकेट सिलेक्ट करना ही होगा, अगर वो फुटबॉल को सिलेक्ट करता है तो उसे क्रिकेट सेलेक्ट करना ही होगा, ठीक है। और क्रिकेट सेलेक्ट करता है तो उसे फुटबॉल सेलेक्ट करना होगा। तो ये दोनों वाइस वर्सा चल रहे हैं, क्रिकेट सेलेक्ट करेगा तो फुटबॉल भी खेलना होगा, फुटबॉल करेगा तो क्रिकेट खेलना होगा। अब अगर किसी ने क्रिकेट सेलेक्ट करा तो वो बास्केटबॉल नहीं खेल सकता। दूसरी कंडीशन क्या है, क्रिकेट सेलेक्ट करा तो वो बास्केटबॉल नहीं खेल सकता। तो इसका मतलब अगर फुटबॉल भी सेलेक्ट करेगा तो वो बास्केटबॉल नहीं खेल पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर फुटबॉल खेलेगा तो क्रिकेट खेलना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्लब को कोई भी सेलेक्ट करेगा, फुटबॉल को, क्रिकेट को, तो बास्केटबॉल नहीं खेल पाएगा, ठीक है। चलिए पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन है वन हु सेलेक्ट्स बैडमिंटन और टेनिस। अगर किसी ने बैडमिंटन या फिर टेनिस सेलेक्ट करा तो वो वॉलीबॉल नहीं खेल पाएगा। क्या नहीं खेल पाएगा? वॉलीबॉल नहीं खेल पाएगा। ओके, ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है हमारी? अब क्वेश्चन आ गया हम पे, तीसरी कोई कंडीशन नहीं है, क्वेश्चन आ गया है। इफ अ स्टूडेंट सेलेक्ट्स वॉलीबॉल, अगर एक स्टूडेंट वॉलीबॉल सेलेक्ट करता है उसके पास दूसरे 2 क्या होंगे, अदर्स क्या होंगे, स्पोर्ट्स, 2 स्पोर्ट्स क्या होंगे, क्योंकि 3 गेम खेलने हैं तो तीसरे बाकी के बचे हुए 2 क्या होंगे। तो हमें कंडीशन देखो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 स्पोर्ट्स तो ये हो गए, 6 स्पोर्ट्स हो गए। अब वॉलीबॉल जिसने सिलेक्ट करा तो वो बैडमिंटन और टेनिस नहीं खेल पाएगा, बैडमिंटन और टेनिस नहीं खेल पाएगा, ठीक है। अब वॉलीबॉल अगर सिलेक्ट करा और उसने अगर बास्केटबॉल सिलेक्ट करा तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा थर्ड का, क्योंकि अगर वॉलीबॉल खेलेगा, बास्केटबॉल खेलेगा, बास्केटबॉल खेलेगा तो फुटबॉल क्रिकेट नहीं खेल पाएगा, और वॉलीबॉल खेलेगा तो बैडमिंटन टेनिस नहीं खेल पाएगा, तो इसलिए बास्केटबॉल भी सिलेक्ट नहीं होगा। तो बचा क्या? फुटबॉल और क्रिकेट ही बचा। तो वॉलीबॉल खेलने वाला फुटबॉल खेलेगा और साथ साथ क्रिकेट खेलेगा, तो ये 3 गेम हो जाएंगे, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है, अगेन ऑड वन आउट पूछ रहा है। तो हमसे हमारे पास 4 ऑप्शन है, ऑरेंज, वाटरमेलन, प्रोमेग्रेनेट या फिर बनाना। संतरा, तरबूज, हमारे पास अनार और बनाना। सीधे सीधे बात है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है भाई, ऑरेंज, वाटरमेलन, प्रोमेग्रेनेट, इनमें वाटर कंटेनिंग फ्रूट है। ये क्या है? वाटर कंटेनिंग फ्रूट है। और बनाना हमारा वाटर कंटेनिंग फ्रूट नहीं है, या फिर और कोई भी लॉजिक लग सकता है आपके दिमाग में, पर करेक्ट लॉजिक यहीं पे यही लग रहा है कि ऑरेंज, वाटरमेलन, प्रोमेग्रेनेट ये हमारे वाटर कंटेनिंग फ्रूट है और बनाना नहीं है। तो ऑड वन आउट हमारा बनाना ही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखेंगे, ये हमारा आ गया है हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर का। तो हम यहाँ पे फटाफट देख लेंगे कि भाई QOMKIGECA। तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे 1, ये हमारा 3, ये हमारा 5, उसके बाद ये हमारा 7, फिर ये हमारा 9 और ये 11, M हमारा होता है 13, उसके बाद O होता है हमारा 15 और Q होता है हमारा 17। तो 2-2 के गैप में हमारा बढ़ रहा है। हमने पीछे से शुरुआत करी, अगर स्टार्टिंग से देखेंगे तो 2-2 का गैप हमारा घटता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 19, 21 और 23। तो ये हमारी पूरी जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। और 23 हमारा होता है W, 21 हमारा होता है U और 19 हमारा होता है S। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा, WUS। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? WUS करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे वेन डायग्राम का पूछा गया, जिसमें 3 चीजें दी गई हैं, फ्रेंच, हिंदी और लैंग्वेज दिया गया है। और हमें पता है कि लैंग्वेज को अगर हम बिगर सर्कल बनाएंगे, लैंग्वेज को अगर हम बिगर सर्कल बनाएंगे तो
लैंग्वेज क्या है, हिंदी और फ्रेंच क्या है, लैंग्वेजेस है, और आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो बिगर सर्कल के अंदर दो स्मॉलर सर्कल बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है, और ये बहुत बेसिक कोडिंग डिकोडिंग है। जब भी कभी हमें ऐसा दिखे कि कोई भी वर्ड दिखे और उसी के जो अल्फाबेट है वो दूसरे कोडिंग में भी दिखे, लगभग वही दिखने लग जाए, तो आपको समझ जाना है कि भाई और कोई कोड नहीं लगा है यहाँ पे, सीधा सीधा उन्हीं का अरेंजमेंट चेंज हुआ है। तो हमें इंस्ट्रक्शन को ये हमारा ये बना दिया गया है। तो इसमें हमने देखा कि भाई INSTRU और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो URTSN, तो यानी कि ये उल्टा चल रहा है, URTSNI, ये उल्टा चल रहा है। यहाँ से U से I की तरफ उल्टा चल रहा है, और U से I की तरफ हमारा उल्टा चला, तो U से I की तरफ हमारा उल्टा चला। उसके बाद SNOITC, तो SNOITC यानी कि आधा हमारा इतना उल्टा चला, और उसके बाद ये फिर यहाँ पे आ गया, क्या था हमारा, इंस्ट्रक्शन था। ठीक है, तो हमारा U तक हमारा ये कितना हमारा कॉमन था, यहां तक हमारा कॉमन था, U तक हमारा कॉमन था, मतलब स्टार्टिंग वाला हमारा U से शुरू हुआ और उल्टा चला, U से हमारा उल्टा चला, उसके बाद फिर SNOTI। तो यही चीज हम क्या करेंगे, हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंग्रेडिएंट को हम हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10, तो 5 5 के हम ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 2 4 और 1 5, ई तक हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ई से शुरू हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा ERGNI, फिर उसके बाद टी से शुरू कर देंगे, TNEID, TNEID। तो यहां पे हमने ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे तो ERGNI TNEID, ऑप्शन नंबर सी हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा एब्सोल्युटली मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन एक पूछा गया, जिसमें बोला गया कि भाई नेक्स्ट फिगर क्या होगी, नेक्स्ट फिगर यहाँ पे क्या होगी। यहाँ पे इस्टेब्लिश कंटिन्यू करना है हमें, जो सीरीज जो फिगर को कंटिन्यू करा है उसमें देखा हमने सारे एरोज अपवर्ड हैं, सारे एरोज अपवर्ड हैं, फिर यहाँ पे एक डाउनवर्ड है, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ये हमें यहीं पे देख के समझ आ गया कि आगे सीरीज क्या बनेगी, कि भाई ऊपर वाला एक नीचे हो जाएगा। अब क्या होगा, सिर्फ एक ये बचा है, तो सारे के सारे ये नीचे हो जाएंगे, सारे एरो क्या हो जाएंगे, डाउनवर्ड्स हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है, तो करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारी एक सीरीज है जिसमें मिसिंग नंबर पूछा गया है 32 64 16-8 16 4। तो सीधा सीधा हमें समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी चीज नहीं दिख रही है। 32 का हाफ करा 16, 16 का हाफ करा 8, 8 का हाफ करा 4, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। 64 का हाफ करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 32, और 32 का हाफ करा तो हमने 16 आ गया, तो हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई। तो एक जो हमारा मिसिंग था उसमें भी वही लॉजिक लगाया, तो हमारा जो गिवन था वो वापस आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ पे अगेन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन आ गए हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्या, हमारे पास वेन डायग्राम के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन के भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर किसी में स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं आ रही है तो अजम्पशन और असर्शन के जो हमारे असर्शन एंड रीजन के जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट में बोला गया है कंपनी एक्स हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ इट्स कार बाय 10%। ये एक स्टेटमेंट दे दी गई है कि एक कंपनी है जिसने अपनी जो प्राइस है, उसकी कीमत है, वो 10% बढ़ाने का फैसला लिया है। अब उससे क्या कंक्लूजन निकलते हैं वो देखेंगे। 2 कंक्लूजन निकाल के दिए गए हैं। अदर कंपनीज विल चेंज द प्राइस ऑफ दैट कार, वो अपनी जो दूसरी कंपनी है, जिस कंपनी ने करा उससे जो दूसरी कंपनी है वो भी अपनी कंपनियों के दाम में गिरावट करेगी। अदर कंपनीज विल नॉट चेंज द प्राइस ऑफ देयर कार। अब भाई कोई भी कंपटीशन होता है, कोई भी मार्केट में होता है, अगर मारुति सुजुकी अपनी प्राइस के दाम अगर गिराती है तो टाटा क्या करेगा, क्या तो वो चेंज करेगा या फिर नहीं करेगा। दूसरे जो Hyundai है वो क्या करेगा, क्या तो वो चेंज करेगा या नहीं करेगा। तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होते। तो कंक्लूजन जो आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है कि भाई एक आ रहा है कि वो चेंज करेंगे, एक आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, क्या तो वो चेंज करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा केस बन रहा है हमारा, आइदर और का केस बन रहा है, क्योंकि दोनों में बात ही एक ही हो रही है, कार की प्राइस की बात हो रही है, और एक में हो रहा है कि होगा, एक में हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आइदर और का केस बनेगा हमारा, तो आइदर 1 और 2 फॉलोज, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ब्लड रिलेशन का है, बहुत बेसिक सा है, पर इसमें एक चीज आपको थोड़ा सा घुमा के पूछी गई है। यहाँ पे वर्ड आ गया है कि डेफिनेटली नॉट ट्रू। ठीक है, डेफिनेटली नॉट ट्रू। ठीक है, तो यानी कि जो निश्चित रूप से सत्य नहीं है, तो नहीं पे हमें ज्यादा फोकस रहना है। पहले तो हम अपना चार्ट बना लेंगे। तो M इज फादर ऑफ N। N क्या है, मतलब M क्या है,
एन के पिता है, एम क्या है, एन के पिता है। तो ये एरो और ये पॉजिटिव का साइन है, यानी कि ऊपर की तरफ जनरेशन दिखा रहे हैं, तो एन के पिता हुए पॉजिटिव से, जो हमने दिखाया वो उनके फादर यानी कि मेल जो हमने दिखाया वो पॉजिटिव से दिखाया है। उसके बाद बोला है कि पी इज मदर ऑफ आर। ओके ठीक है, यहाँ पे ना तो पी है ना आर है, तो अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आर इज सिस्टर ऑफ एन। तो यानी कि जो एन है इसकी सिस्टर कौन है, आर है। सेम जनरेशन को दिखाना है तो हम विदाउट एरो वाला डैश दिखाते हैं, और आर सिस्टर है तो यानी कि ये फीमेल हो जाएगा। एन का अभी हमें क्या जेंडर नहीं पता है, मेल या फीमेल नहीं पता है, और एन की माता कौन है, इससे पहले वाली लाइन में बोला गया था पी इज मदर ऑफ आर। पी क्या है, मदर है किसकी, आर की, तो पी माता जी हो गई है इसकी आर की। आर अगर एन की बहन है और एन के पिता एम है और आर की माता पी है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। और सिंगल सेम जनरेशन मैरिड कपल को दिखाने के लिए टू साइडेड एरो का हम यूटिलाइजेशन करते हैं। उसके बाद एक और बोला गया कि आर इज सिस्टर ऑफ एन एंड एस, यानी कि जो आर है वो सिस्टर एन की है और साथ ही साथ एस की भी है। तो ये हमारा जो है चार्ट कंप्लीट हो गया। इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हमें एन का जेंडर नहीं पता और एक हमें एस का जेंडर नहीं पता। बस इतना पता है कि ये सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है, ये नहीं पता कौन भाई है और कौन बहन है, सिर्फ आर को छोड़ के। ठीक है, अब स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, द सिस्टर ऑफ एन इज एस। डेफिनेटली नॉट ट्रू पे जाना है हमें, तो ध्यान से पढ़ेंगे, सिस्टर ऑफ एन इज एस। एन की जो सिस्टर है वो एस है, तो भाई एन की सिस्टर, ये इतना तो हमें पता है कि उसके सिबलिंग है, भाई या बहन है। तो एन की जो पहले की अगर स्टेटमेंट की बात करेंगे तो एन और एस के बीच में रिलेशन क्या है, एस एन की सिस्टर भी हो सकती है और ब्रदर भी हो सकती है, कैन बी। ठीक है, तो यहां पे क्या है, सिस्टर ऑफ एन इज एस, तो क्या ये हो सकता है, इट कैन बी, ये बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल हम इसको निश्चित रूप से असत्य नहीं बोल सकते, इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, पॉसिबिलिटी बन रही है, तो फर्स्ट आ गया कैन बी। सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा पी इज वाइफ ऑफ एम। ठीक है भाई, पी वाइफ ऑफ एम है, ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू बात चल रही है हमारी, हमारे चार्ट से दिख रहा है, ये तो ट्रू है। थर्ड पे बात करेंगे, पी इज मदर ऑफ एस। पी इज मदर ऑफ एस, पी हमें स्टेटमेंट में बोला गया था कि आर की माता है और आर और एस भाई बहन है, तो पी एस की माता होंगी, ये भी ट्रू दिख रहा है हमें स्टेटमेंट से। और फोर्थ पे अगर बात करें तो फोर्थ आ रहा है, आर इज सन ऑफ एम। आर जो है वो एम के सन है, आर का ही तो, सिर्फ इकलौते भाई बहनों में आर का ही तो जेंडर पता है, आर इज डॉटर ऑफ एम, सन का नहीं है, तो ये डेफिनेटली नॉट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली नॉट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा ऐसा होगा जो डेफिनेटली नॉट की कैटेगरी में आएगा, और करेक्ट ऑप्शन भी हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन पे बेस्ड है, जिसमें बोला गया कि राहुल और फैजल डिनर पे गए और राहुल ने जो पैसे पे करे वो फैजल के 1/4 है। राहुल पेड 1/4 ऑफ फैजल। अगर फैजल ने कुछ पैसे मान लीजिए एक्स पे करे, तो राहुल ने कितने पे करे, 1/4 ऑफ फैजल करें, यानी कि 1/4 ऑफ एक्स पे करा है। अब दोनों ने मिला के क्या करा है, दोनों ने मिला के टोटल बिल 790 का है, तो दोनों ने जो पैसे दिए हैं वो कितने दिए हैं, 790 रुपीज दिए हैं। दोनों ने कितने रुपए खर्च करे हैं, 790 रुपए खर्च करे हैं। तो ये जो 790 है ये किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस में 1/4x, तो ये कितना हो जाएगा, 5/4x के बराबर हो जाएगा। अब 5 से हम 790 को काट देंगे 158 पर, और x किसके बराबर हो जाएगा, 158 इंटू में 4, जो कि हमारा 632 के बराबर हो जाएगा। और x क्या है, जो फैसल ने पैसे पे करे हैं, फैसल ने कितने पे करे हैं, 632 रुपीज पे करे हैं, और हमसे पूछा क्या गया था कि भाई फैसल ने कितने रुपए पे करे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा 632 का करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी तक किसी भी क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं होगी, आप भी साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे। तो हमारा जो टारगेट था, जो पूरा बैच चला है 20/20 का, वो करेक्टली एब्सोल्युटली इसको अचीव कर सकते हैं इस पूरे टेस्ट में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। बोला गया अगेन वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया कि ह्यूमन बींग्स, इंजीनियर्स और डिवोर्सी को हमें नोटिफाई करना है। तो ह्यूमन बींग्स के लिए तो भाई हम बिगर सर्कल बना देंगे, और इंजीनियर्स क्या होते हैं, वो भी हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं, और डिवोर्सी क्या होते हैं, वो भी हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं। कभी ये तो नहीं सुना ना हमने ह्यूमन की किसी नॉन ह्यूमन थिंग में क्या होता है, डिवोर्स होता है, ऐसा नहीं होता। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, डिवोर्स होता है। और अब यहाँ पे दो चॉइस बन सकती है, क्या तो हम डिवोर्सी को बिल्कुल अलग कर सकते हैं, पर ऐसा हमें अगर तीनों के बीच में रिलेशन बनाना है, तो क्या तो भाई डिवोर्सी, क्या तो हमारे जो डिवोर्सी हैं, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा अगर तीनों के बीच में रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इंजीनियर्स इसके अंदर आ गया और जो डिवोर्सी है वो इसका आ जाएगा। क्या तो कुछ इंजीनियर डिवोर्सी होंगे, क्या फिर नहीं होंगे। दुनिया में अगर डिवोर्सीज को देखा जाएगा तो कुछ इंजीनियर जो है वो डिवोर्सी होंगे, कुछ नहीं होंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1
करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है और तीनों चीज अलग नहीं है, ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। बहुत इजी है, हमेशा आपको देखना है कभी भी एक बेस के दो किनारे से अगर निकलती हुई जो दो लाइन जा रही हैं और वो मीट कर रही हैं तो उससे एक ट्राइंगल बनता है। उससे क्या बनता है? एक ट्राइंगल बनता है। तो एक ट्राइंगल हमारा ये बन गया। ऐसे ही इस ये वाला जो बेस बन रहा है इससे हमारा एक ये ट्राइंगल बन गया 2, और एक ये जो हमारा यहाँ से लेकर ये वाला बेस है उससे ये बिगर ट्राइंगल बन रहा है 3। 3 ट्राइंगल ये हो गए हमारे, ठीक है, 3 ट्राइंगल हमारे ये हो गए। उसके बाद कलर से चेंज करेंगे हम। तो रेड से कितने हो गए हमारे? 3 ट्राइंगल्स हो गए। और अब हम बात करेंगे कलर चेंज करके। ऊपर वाली लाइन पे देखेंगे तो ये बेस बन रहा है और ये बेस बन रहा है, और इससे हमारा ये जो ट्राइंगल बनेगा, इससे जो हमारा ट्राइंगल बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बिगर ट्राइंगल बनेगा, और अगेन एक ये वाला ट्राइंगल बनेगा जो साइड में जो इस बेस से बन रहा है। तो ब्लू से भी हमारे कितने हो गए? 3 हो गए। अब ये जो साइड में देखिए, ये वाला देखिए, ये एक जो ये बन रहा है और एक ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है इस बेस से ये जो मीट कर रहे हैं, तो ये कितने हो गए? अगेन जो ब्लू डैश का अगर बात करेंगे तो 2 हो गए। तो ये तो हमारे हो गए 6 और 2 8 ही हो गए। ये टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। अब यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे तो एक ये जो ट्राइंगल हो रहा है हमारा, एक ये वाला जो ट्राइंगल हो रहा है, ये हो जाता है 9th, ये हो जाता है हमारा 10th, ये हो जाता है हमारा 11th और ये हो जाता है हमारा 12th। तो इतना सा ये छोटे वाला ट्राइंगल हो जाता है 12th, ऐसे ये छोटे वाला ट्राइंगल हो जाता है हमारा 11th और ये हो जाता है हमारा 10th और ये हो जाता है 9th। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कितने? ये टोटल हो गए ये 4। तो 8 + 4 करेंगे तो हमारे टोटल ट्राइंगल्स कितने हो गए? 12। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा 12 ट्राइंगल्स यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो ये बीच वाले को काउंट क्यों नहीं करा? बीच वाला डायमंड शेप बन रहा है हमारा, ट्राइंगल शेप नहीं बन रहा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बोला गया कि अगर एक निश्चित कोड में बिजनेसमैन को डॉक्टर कहा जाता है और एक डॉक्टर को इंजीनियर कहा जाता है, इंजीनियर को क्या कहा जाता है? लॉयर कहा जाता है, लॉयर को क्या कहा जाता है? मैनेजर, और मैनेजर को कहा जाता है अकाउंटेंट। तो हमें कौन मतलब पेशेंट्स को कौन ट्रीट करता है? पेशेंट की देखरेख कौन करता है? रोगियों का इलाज कौन करता है? तो रोगियों का इलाज कौन करता है? डॉक्टर करता है। और डॉक्टर को क्या कहा जाता है? डॉक्टर को कहा जाता है इंजीनियर। तो इस कोड लैंग्वेज में पेशेंट का इलाज करने वाला कौन होगा? ऑप्शन नंबर 3 इंजीनियर होगा। तो ये बहुत बेसिक कोडिंग डिकोडिंग होती है। इसको ये कहा जाता है, उसको वो कहा जाता है। तो एक्चुअल नाम की बजाय जो उस कोड में जो कहा जाता है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। मिरर इमेज का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, क्लॉक का है। हम बिना ऑप्शन को देके बना सकते हैं। अगर एक हमारी जो हैंड है क्लॉक की नीचे की तरफ है और एक हमारा 9 और 10 के बीच में है तो ये हमारा इस तरफ बनेगा, ऐसे बनेगा। और ये हमारा रॉन्ग है, बिल्कुल क्लियरली रॉन्ग है। ये भी हमारा क्लियरली रॉन्ग है, ये भी क्लियरली रॉन्ग है, क्योंकि हमारा इन्वर्ट हो रहा है और ऊपर की तरफ बन रहा है, बल्कि हमारा जो मिरर है वो साइड में रखा हुआ है, राइट साइड में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो रहा है, बिल्कुल क्लियर करेक्ट हो रहा है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। अरेंज करना है हमें फास्ट, फीस्ट, फिजिबल, फिस्ट और फाइंड को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई फर्स्ट लेटर जो है वो कॉमन है, एफ है, तो सभी कॉमन है। सेकंड लेटर पे देखेंगे तो ए, और उसके बाद कोई भी ए नहीं आ रहा, तो स्टार्टिंग हमारी हमें पता चल गई फर्स्ट से होगी, स्टार्टिंग हमारी पता चल गई फर्स्ट से होगी। उसके बाद हमने देखा कि भाई एफ ई ए एस टी, ई ए एस और आई, मतलब ई ई आई आई, तो ई आई से पहले आता तो ई सेकंड और थर्ड को कंसीडर करेंगे। उसके बाद ई ए एस, एस तक हमारा कॉमन है, और उसके बाद आ जाता है हमारा आई, और उसके बाद आ जाता है हमारा टी। तो हमें पता है कि भाई आई हमारा पहले आता है टी से, तो हमारा इसके बाद फर्स्ट के बाद क्या आ जाएगा? थर्ड आएगा। उसके बाद क्या आएगा? हमारा सेकंड आएगा। तो 1 3 2 तो हमारा स्टार्ट हो गया। तो 1 3 2 से तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। बचे हमारे 2 ही ऑप्शन। तो इसमें हम आखिरी के 4th और 5th को भी देख लेंगे। तो हमारा क्या है? एफ आई, एफ और आई कॉमन है हमारा। उसके बाद एन और फिर एस, तो एन हमारा पहले आता है एस से, तो ऑप्शन नंबर 5 पहले आएगा, फिर 4 आएगा। तो हमारा कोड हो जाएगा 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो हो जाएगा 4th, क्योंकि हमारा जो
डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या रहेगी सीरीज 1 3 2 5 4। आखिरी क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 पर। इसमें बोला गया है कि अगर हमारे दो इमेजेस हैं, ये ए है ये बी है, और ए और बी के बीच में जो आपस में रिलेशन है वही हमारी सी और इस डी के बीच में रिलेशन होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई बाहर स्क्वायर था, अंदर ट्राइंगल है, फिर बाहर ट्राइंगल हो गया और अंदर स्क्वायर हो गया और वो डार्क हो गया। तो इसका मतलब ये बाहर जो पेंटागन बन रहा है वो अंदर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? वो अंदर चला जाएगा, और वो हो जाएगा अंदर वाला क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा, और जो अंदर था वो बाहर आ जाएगा, तो सर्कल बाहर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमें दिख रहा है जिसमें सर्कल बाहर है और पेंटागन डार्क होके अंदर है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो पीजीटी एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप लोगों को ये जो आगे आने वाले एग्जाम है उसमें बहुत हेल्प मिलेगी, चाहे फिर वो पीजीटी एग्जाम्स हो या फिर टीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हो। तो ऐसे ही रेगुलरली मैं डेली रीजनिंग के और भी जो पीजीटी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशन लाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आज इजी वाला, क्योंकि यार इजी सेट आ गया तो इजी क्वेश्चन लाऊंगा, अब अगला सेट अगर मुश्किल होगा तो उसके भी सॉल्यूशन लाऊंगा। तो सभी के सॉल्यूशन आपके सामने रखे जाएंगे, और 25 दिन 25 टेस्ट पार्ट ए की तैयारी करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ज्यादा डिटेल आपको समझ में आ जाए। और ये टेस्ट होंगे हमारे +edu.com पर, ये हमारी वेबसाइट है। तो चलिए चैनल से बने रहे, अपना और कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।